बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अगर आप लगे हैं तो आप सभी जानते हैं कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें सेवंथ फेज बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की, तो यहाँ पर भी तकरीबन आपको 15 से 20 प्रश्न करंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। वहीं पर आगामी बीपीएससी एग्जाम यानी कि जो सेक्शनल बीपीएससी एग्जाम है 30 सितंबर 2023 को प्रस्तावित, तो इस एग्जाम में लगभग आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर से, जिसमें तीनों सेक्शन यानी कि बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। पिछला जो 68वीं वाला एग्जाम था, तकरीबन वहां पर 38 से 39 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। तो कहने के तात्पर्य यहाँ पर यह है कि करंट अफेयर्स जो सेक्शन है वो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी तैयारी का जो स्तर होता है उसको वो आगे बढ़ाता है और आपका सिलेक्शन का निर्धारण हो पाता है। हालांकि करंट अफेयर्स की डेली क्लास चल रही है, लेकिन आप लोगों से हमने पूछा था कि एक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का सीरीज चला जाए, वैसा सीरीज जहां से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाने की संभावना बने। तो इस दिशा में आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 लेके आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी चीजों के बारे में हम आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बतलाने वाले हैं। दरअसल डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है जहाँ पे प्रश्न और आंसर हम आपको बतलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सीरीज में सारे चीज़ों को हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो इसके तहत जो पहला पॉइंट है जो हम देखेंगे यहाँ पर वीडियो में, तो पहला है कि बिहार में हालिया आयोजित महोत्सव अर्थात फेस्टिवल। बिहार में हालिया आयोजित जो भी महोत्सव या फिर फेस्टिवल है उसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। और भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत यहाँ पर राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में श्रम 20 अर्थात L20 या फिर लेबर 20 की बैठक आयोजित हुई। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे विश्वकर्मा अवार्ड के बारे में, जो कि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को अंजुमन इस्लामिया हॉल के गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है, हमने आपको बताया था ये 14वें विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पद्मश्री पुरस्कार 2023 की बिहार के संदर्भ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के बारे में, जो कि बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट चर्चा होगी बिहार सरकार को निर्देश दिया गया एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से बिहार सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ इस पर कह सकते हैं बिहार पर जुर्माना भी लगाया गया था। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे और फिर आगे बात करेंगे। एक रिपोर्ट आई थी बिहार के संदर्भ में, एक सर्वेक्षण हुआ था जहां पर यह जिक्र किया गया कि बिहार में 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई गई है। अगले हम पॉइंट में चर्चा करेंगे पटना हाई कोर्ट के बारे में, जो कि 44वें जज बने हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। आगे हम लोग देखेंगे मरचा चावल के बारे में, जो कि जीआई टैग मरचा चावल को दिया गया, जो कि छठा कृषि उत्पाद है बिहार से, जो कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कृषि कैटेगरी में छठा उत्पाद है मरचा चावल, जिसे जीआई टैग मिला है। और फिर उद्यान निदेशालय की एक स्पेशल रिपोर्ट आई है कृषि से संबंधित। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर आज आप इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। चाहे आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, नो डाउट ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। इन सारी चीजों के बारे में इस पीडीएफ में विस्तार पूर्वक चीजों को डाला गया है। ये पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाकर ये अर्धवार्षिकी जनवरी टू जून 2023 को, जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलेंगे आगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के परिचय के बारे में। कुछ चीजें यहाँ पर अपडेट हुई हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार राज्य की स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में 22 मार्च को। एग्जैक्ट ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य अस्तित्व में आया था, पश्चिम बंगाल से अलग होकर, और ये भारत का 12वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि कौन से राज्य के रूप में बिहार अस्तित्व में आया, तो 12वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और अभी हाल ही में 22 मार्च 2023 को जो बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया, ये इसका 111वां स्थापना दिवस था, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और 2022 में यानी कि पिछले वर्ष जो 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, उसका थीम था जल जीवन हरियाली। ये आपको याद होगा। और आपसे जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना और राज्यपाल अभी बने हैं बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि ओवरऑल बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर एक जानकारी ये ध्यान रखेगा कि मौजूदा समय तक 8 बार वे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं।
अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पक्षी, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय पक्षी बिहार का है गौरैया, और 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और 2023 में जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, इसका थीम था आई लव स्पैरो। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु है बैल, राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल, राष्ट्रीय फूल है गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का जनसंख्या घनत्व था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अर्थात किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा बिहार की है उर्दू। तो इतनी सारी जानकारी आपको बिहार एक परिचय से संबंधित एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो आप ये लोगो देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में पौधी वृक्ष, ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित कर रहा है। अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो दो स्वास्तिक के बीच में जब भी पौधी वृक्ष हो तो ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित करता है। और इसके अतिरिक्त ये जो बिहार वाला मैप आप देख रहे हैं, वर्तमान में बिहार की हम बात करें तो बिहार को 9 डिवीजन अर्थात 9 प्रमंडल में बांटा गया है। और जिलों की बात करें तो इन 9 प्रमंडल के अंतर्गत वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। ये सारी जानकारी ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पहले पॉइंट पे, पहले टॉपिक पे, जिसमें हम चर्चा करेंगे बिहार में हालिया आयोजित कुछ महोत्सव अर्थात कुछ फेस्टिवल के बारे में, जहां से नो डाउट आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आम महोत्सव, जो कि ज्ञान भवन पटना में 16 से 18 जून 2023 तक राजकीय स्तर पर आयोजित हुआ। ये 3 दिवसीय समारोह था या फिर महोत्सव था। आपको ध्यान रखना है कि पटना के ज्ञान भवन में 16 से 18 जून 2023 तक आयोजित हुआ। दूसरे पॉइंट में हम बात करें सूफी महोत्सव की, ये भी पटना जिले के मनेर शरीफ में आयोजित हुआ 12 जून 2023 को। बाजरा महोत्सव की बात करें तो भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित हुआ था 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2023 तक। इसके अतिरिक्त एक और महोत्सव है थावे महोत्सव, जो कि गोपालगंज में पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा 15 और 16 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि थावे महोत्सव या फिर थावे फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ, तो गोपालगंज बिहार में ये आयोजित हुआ था। और अगला हमारा है पक्षी महोत्सव कलरव, जो कि ये इसका पहला संस्करण था। जमुई के नागी नक्की पक्षी अभ्यारण्य में 15 से 17 जनवरी 2023 तक ये आयोजित हुआ था। ध्यान रखेंगे ये इसका पहला संस्करण था, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले पॉइंट पे, हम देखेंगे श्रम 20 अर्थात L20 या फिर लेबर 20 के बारे में, जो कि भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत राजधानी पटना में ये आयोजित हुआ है। ऐसे में यहाँ से जो सारी चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि इसके आयोजन की बात करें तो राजधानी पटना में जो इसका आयोजन हुआ, ये भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत हुआ। जैसा कि आपसे जानते हैं कि वर्तमान में G20 की जो अध्यक्षता है, ये भारत के पास है। और नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और भारत को जो G20 की अध्यक्षता की कमान मिली है या फिर जो अध्यक्षता मिली है, वो इंडोनेशिया से प्राप्त हुई। हालांकि ये सारी जानकारी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल बात कर लेते हैं श्रम 20 अर्थात लेबर 20 के बारे में। तो ये जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत पटना बिहार में आयोजित हुआ। आयोजन तिथि की बात करें तो 22 से 23 जून 2023 को, अर्थात ये 2 दिवसीय आयोजन था। और आयोजन स्थान की बात करें तो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन और बापू सभागार में इसका आयोजन किया गया। और इसके उद्घाटन की बात करें तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि बिहार के 41वें राज्यपाल हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इस सम्मेलन की थीम की बात करें या फिर ये किस विषय पर आधारित था, तो एक परिवार और एक भविष्य विषय पर आधारित था, जिसको लेकर यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो इसको लेकर कुछ इतनी सारी प्रश्न निकलकर सामने आते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा हुई सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर की। दरअसल इसको लेकर कुछ चीजें यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर से भी रिलेट हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे हमने पॉइंट लिखा कि फरवरी 2018 में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र पटना ने भारत में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए 10वां विश्वकर्मा उपलब्धि पुरस्कार जीता था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी 8 फरवरी 2014 को। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, जो कि पटना में अवस्थित है, आपको ध्यान रखना 2018 में 10वां विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्योंकि यहाँ पर विश्वकर्मा अवार्ड अभी हाल ही में खबरों में रहा था, जिस वजह से हमने आपको जानकारी दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस 14वें विश्वकर्मा अवार्ड के बारे में, जो कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में दिया गया या फिर इस 14वें विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
अंजुमन इस्लामिया हॉल की बात हुई तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में अशोक राजपथ पर अवस्थित है, गंगा नदी के किनारे। और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 वो वही वर्ष है जिस वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को। ये चीज यहाँ से ध्यान रखें। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि सन 1921 में, इससे कुछ संबंधित तथ्य हैं कि सन 1921 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष वैनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था वर्ष 1921 में। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। औपचारिक स्थापना से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें 1934 की, तो बिहार के इतिहास में 1934 से संबंधित एक प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। बिहार के इतिहास में अब तक का जो सबसे बड़ा भूकंप आया है, जो सबसे विनाशकारी भूकंप आया था, वो वर्ष 1934 में ही आया था। तो यहाँ से आपको इतनी सारी जानकारी ध्यान रखना है। हालांकि जो मूल रूप से हम आपको बतला रहे थे वो श्रम 20 अर्थात लेवल 20 के बारे में जानकारी दे रहे थे। इसी के तहत यहाँ पर विश्वकर्मा अवार्ड की चर्चा हुई, तो वो भी बातें यहाँ पर हमने आपको बतला दिया। हालांकि यहाँ पर जो G20 की हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो G20 के बारे में कुछ 3-4 फैक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी है अगले 1 वर्ष के लिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगले 1 वर्ष तक भारत G20 का जो भी कार्य उद्देश्य होगा उसको लेकर आगे जाएगा। और अगर यहाँ पर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में जो भारत के पास G20 की अध्यक्षता है वो नवंबर 2023 तक है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो G20 की अध्यक्षता भारत से ग्रहण करेगी वो ब्राजील के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बात करें 17वें G20 की, जो कि बाली में आयोजित हुआ, इंडोनेशिया के बाली में। तो इसके थीम की बात करें तो इसका थीम था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक होगा पद्म पुरस्कार 2023। ये बिहार के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है, चीजें यहाँ से हम आपको विस्तार पूर्वक बतलाने वाले हैं। पद्म पुरस्कार 2023 की बात करें तो पूरे भारत से 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत जो 3 पुरस्कार होते हैं, एक तो होता है पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और वहीं पे बात करें पद्म भूषण की, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और चौथा है पद्मश्री। और वहीं पे हम बात करें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की, तो वो है भारत रत्न। तो यहाँ पर हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं पद्म पुरस्कारों की, जो कि हाल ही में 2023 में दिया गया पूरे भारत के 106 लोगों को, तो ऐसे में बिहार के संदर्भ में अगर हम चीजों को देखें तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 2023 में 3 बिहारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। और इसके तहत जो 3 लोगों को ये सम्मान मिला, या फिर 3 जो हस्तियों को सम्मान मिला, तो इनमें से श्रीमती सुभद्रा देवी कला के लिए, और श्री आनंद कुमार शिक्षा के लिए, और श्री कपिल देव प्रसाद कला के लिए। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह होती है कि पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत बिहार को 3 पद्मश्री पुरस्कार मिला। और वहीं पर कुछ और भी पॉइंट की बात करें, जैसे कि पद्म विभूषण की बात करें तो इन 106 लोगों में से, या फिर इन 106 हस्तियों में से 6 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 9 को पद्म भूषण से, और वहीं पर 91 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हीं 91 में से बिहार की 3 हस्ती शामिल हैं, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीरों के भी माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि बिहार के संदर्भ में कुछ चीजों की चर्चा करें तो पहला पद्मश्री पुरस्कार 1961 में सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया था। बिहार की अमाल शाह को पहली बार, या फिर बिहार को जो पहली बार पद्मश्री पुरस्कार मिला था सामाजिक कार्य के लिए, अमाल शाह को दिया गया था वर्ष 1961 में। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, नो डाउट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला जो टॉपिक है, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जैव ईंधन अर्थात बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के बारे में। इसको अभी हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई थी, यहाँ पर इस नीति को अर्थात जैव ईंधन अर्थात बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दिया गया है। दरअसल यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। इसके तहत बायोफ्यूल्स उत्पादन प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% और अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि इस प्लांट को लगाने की जो लागत आएगी मशीनरी या फिर प्लांट लगाने पर
तो अधिकतम 15% और अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दरअसल सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए एथनॉल के अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को लागू करने का फैसला किया और इसके तहत अभी हाल ही में इस बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दिया गया। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कुछ चीज़ों की बात और भी हम करें, जैसे यहाँ पर हमने एथनॉल की चर्चा किया, तो राज्य में एथनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 से ही प्रभावी है। हालांकि एक अहम जानकारी यहाँ पर यह भी है कि एथनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है, ये है बिहार। ये सारी जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाला जो सीरीज चलता है करंट अफेयर्स का, वहां पर विस्तार पूर्वक दिया है। तो जो भी छात्र पहली बार इस सीरीज के वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर अपलोड होता है, आप लोग से जरूर देखिएगा, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में। दरअसल बिहार सरकार को कुछ निर्देश दिया गया है जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात एनजीटी ने हाल ही में सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। ध्यान रखेंगे, ये निर्देश दिया गया है एनजीटी की तरफ से बिहार सरकार को सोन नदी को लेकर कि सोन नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बना जाए और साथ साथ इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। अगर वहीं पर हम सोन नदी की बात करें, दरअसल यहाँ पर सोन नदी की चर्चा हुई तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थान से निकलती है। ये चीज यहाँ से ध्यान रखिए, इसका उद्गम स्थल है जहाँ से सोन नदी निकलती है। सोन नदी की बात करें तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से झारखंड राज्यों से होकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में इसका विलय हो जाता है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सोन नदी गंगा की एक सहायक नदी है। बिहार के संदर्भ में सोन नदी को लेकर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि बिहार में रोहतास जिले से ये प्रवेश करती है बिहार के क्षेत्र में, यानी कि इस नदी का अर्थात तो सोन नदी का जो प्रवेश द्वार है अगर पूछा जाए तो रोहतास जिला के तहत ही यहाँ पर बिहार के क्षेत्र में सोन नदी प्रवेश करती है। और बिहार में अगर हम बात करें सोन नदी की लंबाई की, जो आधिकारिक जो कह सकते हैं आंकड़ा है वो है 202 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बिहार में सोन नदी की जो लंबाई है वो है 202 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में, दरअसल एक जानकारी हम आपको यहाँ पर यह भी दे दें कि एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहे बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये हाल ही में लगाया गया था और इसको लेकर हमने विस्तार पूर्वक जानकारी दिया था। यहाँ पर किस विषय पर यह जुर्माना लगाया गया, ये कितना जुर्माना है, ये ध्यान रखना है। ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन नहीं करने के कारण ही बिहार सरकार पर यह 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये चीजें आपको विस्तार पूर्वक ऑलरेडी हमने बताया है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगले टॉपिक पे। ये टॉपिक हमारा एक रिपोर्ट से संबंधित है, एक सर्वेक्षण से संबंधित है। दरअसल इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो चीजें निकल कर आई है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक को हमने नाम दिया है कि बिहार में 205 से अधिक प्रजातियां या फिर पक्षी प्रजातियां पाई गई। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि इस साल जनवरी से फरवरी 2023 तक बिहार वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से एक सर्वेक्षण किया। और ये सर्वेक्षण इसलिए किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं। हालांकि इस तरह की सर्वेक्षण हर साल आयोजित होती है। तो यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि सर्वेक्षण पूरा करने के बाद शोध टीम को बिहार में 205 से अधिक प्रजातियां मिली हैं। हालांकि यहाँ से जो प्रश्न अराइज होंगे, ये कुछ पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न अराइज होने की प्रबल संभावना है। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बिहार में कितने से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई गई, तो 205 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई गई। हालांकि इसके तहत भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या अधिक पाई गई। वहीं पर हम बेगूसराय जिले की बात करें तो यहाँ पर स्थलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या अधिक पाई गई है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनना स्वाभाविक है। ध्यान रखेंगे कि भागलपुर और जमुई जिला का जो क्षेत्र है वहां पर जलीय पक्षियों की प्रजातियों की संख्या समान रूप से देखा जाए तो बिहार के अन्य जिलों की तुलना में यहाँ पर अधिक है। वहीं पर स्थलीय पक्षियों की बात करें तो बेगूसराय में इसकी संख्या अधिक है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि 2022 की बात करें तो 2022 में भी इस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया था और उस समय बिहार में जो पक्षियों की प्रजातियों की संख्या थी वो 202 बतलाई गई थी। अर्थात नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर इस साल इसमें 3 प्रजातियां की वृद्धि हुई है। तो ये भी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। आप जिस पक्षी को इस तस्वीर में देख रहे हैं ये गोरैया है, जो कि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। और हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है।
और 2023 में जो ये दिवस मनाया गया, इसका थीम था आई लव स्पैरो। चूंकि यहाँ पर चर्चा हुई बिहार के राज्य का पक्षी गौरैया के बारे में, तो हालांकि हमने ये जानकारी ऑलरेडी आपको दिया थोड़े समय पहले पक्षी महोत्सव कलरव को लेकर, जो कि इसका आयोजन हुआ था 15 से 17 जनवरी 2021 को। ये इसका पहला संस्करण था जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया, और इसका आयोजन स्थल था जमुई का नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये सारी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलते यहाँ पर हम अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक होगा पटना उच्च न्यायालय से संबंधित। तो पटना उच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय के जो नए चीफ जस्टिस यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि वे पटना उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अब यहाँ पर कृष्णन विनोद चंद्रन के बारे में कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे कि वे अब तक केरल हाई कोर्ट के जज थे। हालांकि वे मूल रूप से केरल के ही रहने वाले हैं, और वे 2025 तक इस पद पर सेवा देंगे, और उन्होंने मौजूदा जो मुख्य न्यायाधीश थे संजय करोल, उनका स्थान दिया है। ये प्रश्न एग्जाम में राइज हो सकते हैं। पटना हाईकोर्ट अर्थात पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। दरअसल 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। एक प्रकार से प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था, तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे 3 फरवरी 1916 इसका राइट आंसर होगा। चाहे वो आपको स्थापना पूछे या फिर कार्य कब से प्रारंभ हुआ, दोनों स्थिति में आप ध्यान रखेंगे 3 फरवरी 1916 इसका राइट आंसर होगा। पटना हाईकोर्ट के बारे में एक जानकारी हमने आपको दिया था जो कि काफी अहम है कि पटना हाईकोर्ट ने अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है। आपको ध्यान रखना है, एक है श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो कि 6ठे मुख्य न्यायाधीश के रूप में, और फिर दूसरा नाम है श्री ललित मोहन शर्मा जो कि 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा जीआई टैग। दरअसल जीआई टैग को लेकर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पर आपको सारी चीजें बतलाने वाले हैं बिहार के संदर्भ में कि बिहार को अब तक 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। एक कैटेगरी है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ कैटेगरी में केवल एक उत्पाद है सिलाव खाजा, जो कि बिहार का ये उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। दूसरा कैटेगरी है हस्तकला। तो हस्तकला के अंतर्गत सूजनी कढ़ाई, सिक्की ग्रास, मधुबनी पेंटिंग, अल्पिक या फिर खटवा और भागलपुरी सिल्क, ये कुछ ऐसे हस्तकला हैं बिहार के जिसे जीआई टैग से सम्मान प्राप्त है। वहीं पर अगली कैटेगरी हम कृषि कैटेगरी की बात करें तो इसके अंतर्गत शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान और मिथिला मखाना। कृषि कैटेगरी में मिथिला मखाना को जो जीआई टैग मिला था हाल ही में, ये 5वां उत्पाद था। हालांकि हाल ही में 2023 में कृषि कैटेगरी में जो 6ठा उत्पाद को जीआई टैग मिला बिहार से, वो है मरचा चावल। हालांकि मरचा चावल की बात करें तो पश्चिमी चंपारण के 6 प्रखंड में ये मरचा चावल का उत्पादन किया जाता है। हालांकि मरचा चावल का जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो है पश्चिमी चंपारण का चनपटिया क्षेत्र, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसे जीआई टैग मिला है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि मरचा चावल जो कि बिहार से 6ठा कृषि उत्पाद है जिसे कि जीआई टैग मिला है। ये सारी जानकारी ध्यान रखिए। हालांकि जीआई टैग की बात यहाँ पर हुई तो जीआई टैग के बारे में कुछ चीजें हमने आपको पहले भी बताया था कि 1999 के एक्ट के आधार पर ही किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। और आपको ध्यान रखना है ये टैग मिलने से किसी वस्तु की जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है वो आसान हो जाती है। अर्थात कहने का सेंस यह है कि उसे एक अलग पहचान मिलती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जीआई टैग का जो मुख्यालय है, रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में है, और किसी वस्तु को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्ष की ही अवधि के लिए दिया जाता है। आप ध्यान रखेंगे 10 वर्ष पश्चात उस वस्तु या फिर उस उत्पाद का जीआई टैग प्राप्त करने के लिए पुनः से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और एक अगला जो पॉइंट होगा, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा उद्यान निदेशालय से संबंधित। दरअसल उद्यान निदेशालय की जो रिपोर्ट आई थी इसको लेकर हमने जो जानकारी दिया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, जो नीचे लिखा गया है, ये सभी बिहार के संदर्भ में है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। इस तरह की चीजों को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे। यहाँ से इस तरह की चीजें आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करें तो आलू के उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है बिहार। आम और शहद उत्पादन की बात करें तो इसमें चौथे स्थान पर है। वहीं पर केला उत्पादन की बात करें तो केला उत्पादन के मामले में बिहार देश में अब 7वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि ये सारे आंकड़े जो है एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं। लीची का 40% जो अधिक जो उत्पादन होता है वो बिहार में होता है। पूरे भारत में जितना भी लीची का उत्पादन होता है उनमें से 40% से अधिक का उत्पादन अपना बिहार में होता है।
मशरूम की बात करें तो मशरूम का 10% से अधिक का उत्पादन बिहार में होता है। मखाना का 85% से अधिक का उत्पादन बिहार में होता है। लंबी भिंडी की बात करें तो 13% से अधिक का उत्पादन बिहार में होता है। तो इस तरह की चीजें एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हालांकि इस तरह का रेगुलर पोस्ट जो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर देखने को मिलता है। हमारे इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, और एक जानकारी यहाँ पर आपको बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर दे दूं। खास करके 69 बीपीएससी एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर यह कोर्स संचालित है। दरअसल इस कोर्स को शुरू करने का एक पर्पस है कि आपका जो 69 बीपीएससी वाला एग्जाम है, ये 30 सितंबर 2023 को आयोजित होना है। तो इसी कोर्स में जो आपका सिलेबस आधारित नोट्स मिल रहा है, करंट अफेयर्स का नोट्स मिल रहा है, जो कि संपूर्ण पैकेज यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। इसी में आपका कह सकते हैं बिहार जीके, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आदि शामिल है। तो टेस्ट सीरीज अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अंतर्गत, तो टेस्ट सीरीज से आपकी तैयारी का घर बैठे बेहतरीन तरीके से आकलन होगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। ये 40 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। आप बीपीएससी मेकर ऐप पर इस कोर्स के माध्यम से इसे एक्सेस कर सकते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो परचेज करते समय वहां पर आपको ये प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM100 का। तो वहां पर तकरीबन आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, ये चीजें ध्यान रखिए। और रिसेंटली जो हमारा एक पीडीएफ लॉन्च हुआ ये वाला अर्धवार्षिकी, वो भी इसी कोर्स में आपको दिया गया है। हालांकि इस पीडीएफ का इंडिविजुअल लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो सिर्फ इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो कोर्स है, या फिर जो करंट अफेयर्स का स्पेशल कोर्स है एप्लीकेशन पे, वहां पर भी देखिएगा जो प्लेलिस्ट बना है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, जो मंथली सेक्शन है करंट अफेयर्स का, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये सीरीज रेगुलर चले ताकि आपको फायदा मिल सके। और एक जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि आप बिहार में आयोजित होने वाले किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। ठीक है, हमें ये जानना अति आवश्यक है कि आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं और आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।